इतिहास को पढ़ने और समझने के बाद हमें ऐसा लगता है कि दो ऐसे माइंडसेट जो ज़्यादातर भारतीयों में ये था और कदाचित अभी भी है, इन्हीं दो माइंडसेट की वजह से भारत पर अंग्रेज लंबे वक्त तक एक क्रूर शासन करने में सफल रहा। और वह दो माइंडसेट यह है कि भारत में पहले भी और अभी भी ज़्यादातर लोग जब जुल्म दूसरे के साथ हो रहा होता है तो उनको ऐसा लगता है कि वह किसी और के साथ हो रहा है, इसमें हम क्यों पड़े, हमें अपने काम से मतलब है, और वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं। होना भी चाहिए अपने काम में बिजी, लेकिन थोड़ा ये भी विचार करना चाहिए कि जो गलत, जो अन्याय किसी और के साथ हो रहा है वो बाद में हमारे साथ भी होगा। और दूसरा माइंडसेट यह है कि जब गलत हो रहा होता है तो कुछ लोग विरोध करना भी चाहते हैं, तो वह यह सोचकर विरोध नहीं करते हैं कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि जब हम एक अकेले चलेंगे तो लोग भी पीछे पीछे आएंगे। लेकिन भारत में नेतृत्व करने वालों की कमी अंग्रेज जब जुल्म कर रहा था तब भी था और आज भी है, क्योंकि भारतीय माता पिता का एक जो माइंडसेट है वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे सब कुछ करें, सिर्फ सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक अर्थात राजनीतिक मुद्दों पर वो बात ना करे, राजनीतिक में ना उलझे। ये भारत में ज़्यादातर माता पिता का पहले भी था माइंडसेट, अंग्रेजों के समय में भी और अभी भी है। और यही कारण है कि यह देश लंबे समय तक अंग्रेजों के क्रूर शासन का कष्ट झेला। तो अंग्रेज पहले जब आए भारत में तो लगभग छोटे छोटे राजाओं को, किसी को बलपूर्वक, किसी को छल पूर्वक वो अपने अधीन करते चले गए। जब वो अत्याचार कर रहे थे तो उन्हें किसी अन्य राजाओं का साथ नहीं मिला जिस पे अत्याचार हो रहा था। अगर सब मिलकर उसी समय जिन पे अत्याचार हो रहा था उनको मदद देते तो शायद अंग्रेज लंबे वक्त तक भारत में न टिकता और बहुत जल्द ही भारत छोड़कर चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग सोचे कि अत्याचार हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है, हमें उससे क्या लेना देना। और बाद में उनको ये समझ में नहीं आया कि जब उसके साथ अत्याचार हो रहा है तो बाद में हमारे साथ भी होगा, और हुआ भी। और दूसरा माइंडसेट कि जब ये अत्याचार बहुत बढ़ने लगा तो जब क्रांति होना था तो हर कोई यह सोचने में व्यस्त था, यह सोच रहा था कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। यही माइंडसेट को आज एक छोटा सा उदाहरण से वर्तमान समय के हिसाब से समझते हैं कि कुछ वक्त पहले तक बॉलीवुड भी भारतीय संस्कृति का उपहास करता था और एक कंट्रोवर्शियल मूवी बनाता था, और उस कंट्रोवर्शियल मूवी को इतना मतलब इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देता था कि उसको हर भारतीय सोचता था कि हम अकेले देख लेते हैं, मेरे अकेले देखने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कि देखते हैं कैसा बना है। और इसी चक्कर में क्या होता था कि वो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाता था और यह सिलसिला कई फिल्मों तक चला। लगभग मूवी तक की कंट्रोवर्सी क्रिएट होता और उसको मतलब हर व्यक्ति यह सोच के कि हम अकेले देखते हैं तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसा करके करोड़ों लोग देख लेते थे और वो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे भारतीयों में ये चेतना आया कि नहीं, जो भारतीय संस्कृति का विवाद बनाएगा, जो मतलब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मूवी बनाएगा, तो हम उस मूवी को क्लिक ही नहीं करेंगे, जाएंगे ही नहीं देखने। तो ऐसे में जो भारत के संस्कृति का विरोध करके जो फिल्म बनाते थे, बड़े बड़े सुपरस्टार धाराशायी हो गए, बड़े बड़े डायरेक्टर धाराशायी हो गए। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि भारत में अगर कोई भी जुल्म हो रहा है तो उसमें यह ना सोचिए कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। आप अपना जो कर्तव्य कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति अगर ऐसा ही सोच लेगा कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा तो करोड़ों लोग ऐसा ही सोच लेंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति सोचेंगे कि हम अपना कर्तव्य निभाते हैं तो करोड़ों लोग अपना अपना कर्तव्य निभाएंगे, तब जाके एक संगठन का निर्माण हो सकेगा। वर्तमान गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे काम किए तो बहुत सारे उनमें कमियां भी हैं उनकी। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट पूरी तरह से सही भी नहीं होता है, कोई भी गवर्नमेंट पूरी तरह से गलत भी नहीं होता है। कुछ अच्छे के साथ साथ गलत होते हैं, कुछ
कुछ गलत के साथ साथ अच्छे होते हैं। किसी में अच्छाई का परसेंटेज ज़्यादा होता है, किसी में बुराई का परसेंटेज ज़्यादा होता है, किसी में अच्छाई का परसेंटेज कम होता है, किसी में बुराई का परसेंटेज कम होता है, लेकिन कम बेस हर हर गवर्नमेंट कुछ अच्छा करती है। कांग्रेस कुछ अच्छा की, कुछ बुरा की, उसके निर्णय कुछ गलत हुए, कुछ सही हुए, तो उनका बेहतर विकल्प बीजेपी को देखा गया। बीजेपी बीजेपी जब आई तो उसने कुछ फैसले अच्छे लिए, जैसे राम मंदिर का विवाद खत्म किया उन्होंने, उसके बाद कश्मीर मुद्दे को सॉल्व किया, और सीए और एनआरसी वाले मुद्दे पे भी वो उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाई, लेकिन हाँ उस मुद्दे को एक अच्छे तरीके से उठाया। लेकिन बीजेपी की कमियां यह है कि आज भी युवा वर्ग उससे असंतोष का भाव रख रही है। एक तो वो जल्दी वैकेंसी देती नहीं है सरकारी जॉब की, अगर वो देती है तो उसमें भी युवा कुछ न कुछ असंतोष जाहिर कर दे रहे हैं, और असंतोष जाहिर कर दे रही है तो उसको बलपूर्वक दबाने का प्रयत्न कर रही है। तो जब बलपूर्वक ही आप दबाइएगा तो फिर आप में और अंग्रेजों में अंतर क्या रह जाएगा? अंग्रेज भी बलपूर्वक दबाने का प्रयास करते थे, आप भी दबाने का प्रयास कर रहे हैं आवाज को। तो जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण से ले लेते हैं, एक तो रेलवे की वैकेंसी वो, क्योंकि देखिए हर साल जो है कुछ ना कुछ रिटायरमेंट होता ही है, सीट खाली होता ही है, तो कायदे से तो हर साल वैकेंसी निकलना चाहिए। लेकिन अगर हर साल नहीं दे रहे तो कम से कम हर 2 साल पे तो दे देना चाहिए। लेकिन नियमतः कि हर साल वैकेंसी आना चाहिए। इसमें क्या होता है कि कोई डिपार्टमेंट कोई भी हो, उसमें हर साल वैकेंसी रहना चाहिए। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को पढ़ने में भी मन लगता है। जब स्टूडेंट को यह पता ही ना हो कि वैकेंसी कब आएगा, तो क्यों तैयारी करेगा वो? मतलब एक जल्दी वो माइंडसेट ही नहीं बना पाता तैयारी करने का, और उसका नतीजा यह निकलता है कि वह मतलब धीरे-धीरे प्रेशर आने लगता है उस पे, और उसका उम्र भी खत्म होते रहता है। तो वह मतलब डिप्रेशन में एंटरटेनमेंट का साधन ढूँढते हैं, और आईपीएल से लेकर जो भी फुहरबाजी वाले शो हैं, गाली-गलौज वाले शो हैं, वो मजबूरी में उनको वो एंटरटेनमेंट का मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट का जो झुकाव उस तरफ हो जाता है। सभी स्टूडेंट का नहीं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जब प्रेशर में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, क्योंकि उनके सामने वैकेंसी होता नहीं है, वैकेंसी आता भी है तो उसमें असंतोष का भाव उत्पन्न हो जाता है, कुछ न कुछ कमियां दिख जाती है, और उस प्रेशर में आकर उन लोगों का समय लॉस होता है। तो इस प्रेशर में आकर वो एक मतलब कोई मतलब आईपीएल का व्यूअरशिप बढ़ा रहा है, तो कोई मतलब एक मतलब एंटरटेनमेंट के नाम पे जो गाली गलौज वाले शो है, मतलब उसका मतलब एक मतलब व्यूअरशिप बढ़ा रहा है लोग, ज़्यादातर स्टूडेंट। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एक तय समय पे एग्ज़ाम ले, और व्यवस्था ऐसी हो कि विद्यार्थियों में असंतोष का भाव ना हो। जैसे कि रेलवे का वैकेंसी जब आया, तो उसमें इससे पिछले वाले वैकेंसी में कि उसमें यह हुआ कि अचानक से नोटिफिकेशन जारी किया कि ग्रुप डी वाले को आईटीआई का डिग्री अनिवार्य होगा। अब अचानक से आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जबकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी डिग्री मतलब का नोटिफिकेशन तब जारी करना चाहिए जब किसी भी डिग्री का जब आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तो उस डिग्री को प्राप्त करने की जो समय अवधि है, उससे पहले ही आपको नोटिफिकेशन जारी करना होता है। क्योंकि अगर आप उससे पहले नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो लोग उस एग्जाम तक आते-आते अपना डिग्री कंप्लीट कर चुके होंगे। लेकिन आप अचानक से डिग्री का मतलब नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तो लगभग स्टूडेंट तो रेस में भाग लेने से पहले ही हार जाते हैं। तो यह माइंडसेट एक संयोगवश नहीं, एक भीड़ को साइड करने का एक षड्यंत्र भी कहा जा सकता है, ऐसा संदेह प्रकट किया जाता है। पूरी गारंटी के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस बात की संभावना है कि आप चाहते ही नहीं हैं कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो रेस में भाग ले ही, और उसको डिग्रियों की वजह से पीछे हटना पड़े। ऐसा संभावना है, पूरी गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा संभावना है। तो जैसे कि ये माइंडसेट एक, क्योंकि कोई भी राजा या फिर कोई भी सरकार जनता के लिए होता है। जब जनता ही उससे खुश नहीं है, तो फिर उस सरकार का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। रेलवे की वैकेंसी में जब ग्रुप डी के छात्र के साथ अचानक से नोटिफिकेशन जारी किया गया, और उसमें हो सकता है कि स्टूडेंट मतलब के बीच में कोई उग्र मतलब असामाजिक तत्व भी ट्रेन चलाएं, और उसका नतीजा ये हुआ कि
ऐसा कहा जाता है कि पटना में मतलब विद्यार्थी के लॉज में घुसकर और पुलिस ने पीटा। अब पूरे मतलब उसमें सभी लोग तो मतलब सभी विद्यार्थी तो दोषी नहीं थे, हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्व रहे हो, लेकिन ये सब बिना जांच किए हुए ऐसा कहा जाता है कि पुलिस ने बल का प्रयोग किया। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो जांच का विषय है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। ट्रेन भी जली ये ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट द्वारा जली या फिर किसी असामाजिक तत्व द्वारा जली ये भी जांच का विषय है। ऐसा कहा जाता है कि मतलब प्रशासन लॉज में पटना में घुसकर बच्चों को पीटा। अब ये भी जांच का विषय है कि पीटा या नहीं पीटा। लेकिन कोई भी सरकार जिससे जनता असंतुष्ट हो, जिसके युवा जनता भी एग्जाम के लिए एकदम उसको बहुत सारा परेशानियां झेलना पड़े, तो फिर उस सरकार का सिर्फ यह कह देने से कि हमने राम मंदिर बनवाया वो नहीं होगा। देखिए, राम मंदिर आपने बनवाया अच्छी बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का मंदिर आपने के सरकार के समय में बना, लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने राज्य के जनता का मतलब खुशी मतलब राज्य के जनता का जो एक अंदर सवाल था, उस सवाल के लिए अपने पत्नी का, धर्म पत्नी का, जो जिनको वह खुद भी जानते थे कि माता सीता पवित्र है, इनमें कोई दोष नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया सिर्फ इस वजह से कि जनता उन पर सवाल खड़ा कर रही थी। तो माता कौशल्या ने उनसे पूछा कि अपनी पत्नी का त्याग कर देना ये कहाँ का धर्म है? तो उन्होंने बोला कि ये राजधर्म है। राजधर्म यह कहता है कि जनता की खुशी के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु, प्रिय से प्रिय चीज़ों का भी बलिदान किया जा सकता है। अपने जो भी प्रिय है उन सब का त्याग किया जा सकता है। तो उन्होंने माता सीता को सब कुछ जानते हुए कि माता सीता पवित्र हैं, उनमें कोई दोष नहीं है, फिर भी जनता की खुशी के लिए उन्होंने माता सीता का त्याग किया। तो सिर्फ राम जी के मंदिर बनवाने से नहीं होगा। जब इस देश के युवा असंतुष्ट हैं तो उनके समाधान के विषय में भी सोचना पड़ेगा बीजेपी को। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका और बल प्रयोग आप अपनी आवाज़, आप स्टूडेंट को अपने आवाज़ को दबाने पे मजबूर करेंगे, तो फिर आपको भी तानाशाह के रूप में ही देखा जाएगा। और जब जब तानाशाही बढ़ेगा तब तक कोई ना कोई क्रांति होगा ही। दूसरी बड़ी बात कि अभी रिसेंटली का ये घटना है कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसमें पीसीएस के पेपर पे सवाल उठा। अब पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम पर अगर सवाल उठने लगे तो ये किसी भी देश और राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं के हाथों में होता है। पॉलिसी बनाना और लागू करना इन्हीं के हाथों में होता है। और जब उसी एग्जाम पे सवाल उठने लगे तो यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इन सवाल को आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ ये जांच का विषय है, लेकिन इन जो ये मतलब एक बात जब उठी कि पीसीएस का पेपर जो लीक हुआ है बीपीएससी का, तो ये लीक हुआ कि नहीं हुआ ये जांच का विषय है। लेकिन इसमें जो विद्यार्थी प्रदर्शन किए, हो सकता है कि कानून की जानकारी के अभाव में कुछ मतलब क्योंकि कानून जब भी प्रदर्शन होता है तो उसके अपने कुछ कानून होते हैं, परमिशन लेना होता है, जगह तय करना होता है। लेकिन हो सकता है कि जानकारी के अभाव में विद्यार्थी से कुछ मिस्टेक हो गया हो या फिर कोई असामाजिक तत्व आकर उस विद्यार्थी के आड़ में कुछ गलतियां की हो, लेकिन उस गलती को सरकार समझाने की बजाय बलपूर्वक दबाने का प्रयत्न की। और उसमें रोशन आनंद सर एक बार अस्पताल में मिलने गए तो वो वीडियो मैंने इंटरनेट पे ही देखा, तो ऐसा कहा जा रहा था कि रोशन आनंद सर जो इस स्टूडेंट से मिलने गए हैं वो स्टूडेंट बीपीएससी प्रोटेस्ट में ही उनका जो भी है कि अब प्रशासन द्वारा या फिर जिस किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन उस स्टूडेंट का पैर का हड्डी टूट गया था। अब वो जिस किसी भी कारण से टूटा हो, लेकिन टूट तो गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि सरकार ने बलपूर्वक बात को दबाने की कोशिश की। तो किसी भी सरकार के लिए जो बलपूर्वक जनता की बात को दबाना चाह रही है, यह किसी भी डेमोक्रेसी मतलब एक मतलब जो भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। क्योंकि जब आप
भी मतलब देश के एक सर्वोच्च पद पे हैं, लेकिन आप है तो देश के नागरिक ही, लेकिन आप सर्वोच्च पद पे पहुँच के इस देश के नागरिक को आवाज़ को आप बलपूर्वक दबाने का प्रयत्न करते हैं, तो अंग्रेज जो है भारत पे जो शासन किया उसमें और आप में फिर क्या अंतर रह गया? तो भारत के युवाओं को एक बात कहना चाह रहे हैं कि जब-जब कोई भी सरकार आंदोलन करे, तो उनके विरुद्ध में खड़ा होइए। अगर आप खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो जो खड़ा हो रहा है, उनको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि ये सच है कि भारत में कोई भी माता-पिता लगभग माता-पिता कभी नहीं चाहते कि उनके बेटे राजनीतिक में जाए, सामाजिक मुद्दों पे बात करें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का अगर फैमिली प्रोटोकॉल, रिश्तेदार प्रोटोकॉल इन सबको तोड़कर अगर आगे आ रहा है, राजनीतिक मुद्दों पे बात कर रहा है, तो हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें समर्थन दें और यह ना सोचें कि यह कितना बड़ा काम करेगा, लेकिन हमारा एक दायित्व है कि उन्हें समर्थन दें। क्योंकि देखिए, मुगल जैसे साम्राज्य को खत्म होते हुए देर भी ना लगा, मतलब देर लगा, लेकिन मुगल जैसे साम्राज्य को भी खत्म होना पड़ा। और उसके बाद मुगल के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद कांग्रेस पार्टी आई, कांग्रेस पार्टी के बाद बीजेपी आई, तो अब ये बीजेपी का भी कभी ना कभी जाएगी ही। बस वो विल पावर चाहिए, वो इच्छा शक्ति चाहिए। क्योंकि देखिए, क्रांतिकारी का पहला कदम एक कदम ही होता है, या फिर किसी भी, आप सीधा-सीधा उसको समझिए कि 100 मीटर का रेस भी होता है तो उसका पहला कदम एक कदम होता है, और जो 10 किलोमीटर का मैराथन होता है उसका भी पहला कदम एक कदम होता है। तो जब कोई भी व्यक्ति कदम उठाता है, तो आप उसको भरपूर समर्थन दीजिए। क्योंकि सीधा-सीधा बात है कि जब आप लड़ सकते हैं तो लड़िए, लड़ नहीं सकते तो बोलिए, जो नहीं बोल सकते तो जो लड़ और बोल रहा है उसको पीछे से समर्थन दीजिए। तो फैमिली प्रोटोकॉल को तोड़कर राजनीतिक मुद्दों पर बोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके नियति में ही राजनीतिक लिखा होता है कि वो राजनीति के लिए ही बने हैं। अगर ऐसे लड़के, ऐसे नौजवान अगर फैमिली प्रोटोकॉल को, उसके बाद रिश्तेदारी प्रोटोकॉल को, सामाजिक बंधनों को, इस सबको तोड़कर अगर आगे आ रहा है, तो उसको समर्थन देना चाहिए। क्योंकि अगर एक नए राजनीतिक विचारधारा का अगर आगाज नहीं होगा समय रहते, तो सत्ता में बैठे हुए लोग महत्वपूर्ण पदों पर अपने लोगों को बैठाएंगे, और वो अत्याचार जो धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा कर रहे हैं, वो अत्याचार एक दिन पीक पे पहुंच जाएगा। जब वो अत्याचार पीक पे पहुंच जाएगा, तो आप कोई क्रांति या फिर कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। वर्तमान गवर्नमेंट भी कुछ मुद्दों पे बलपूर्वक शासन करने की कोशिश की है, लेकिन हर युवा जनरेशन को, जो भी मतलब पढ़ लिख कर जो इतिहास पढ़े हैं, तो उनको एक नए राजनीतिक चेतना को जन्म देना चाहिए, एक नए विचारधारा को जन्म देना चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती है, तो फिर इतिहास पढ़ने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि सत्ता जब-जब मनमानी करने लगे, तो एक नए विचारधारा का पनपना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर नई विचारधारा नहीं पनपेगी, नई क्रांति नहीं होगी, तो सत्ता मनमानी करेगा, और वो मनमानी धीरे-धीरे तानाशाही का रूप ले लेगा। तो हम इन युवाओं से एक ही बात कहेंगे कि जिस तरह क्रांति की एक छोटी-सी लहर अंग्रेजों के समय में भी उठी, और वो देखते-देखते बहुत बड़ी बन गई, तो हम आपसे यही कहेंगे कि कोई भी युवा राजनीतिक में अगर आ रहा है, तो आप उन्हें अपना पूर्ण समर्थन दीजिए, एक संगठन के निर्माण में भूमिका निभाइए। यह ना सोचिए कि मतलब ये क्रांति कितना बड़ा होगा, ये संगठन कितना बड़ा होगा, आप अपना सहयोग दीजिए। क्योंकि यही माइंडसेट था कि अकेले के करने से क्या होगा, लेकिन जब आप सिंगल करोड़ों लोग जब मदद देते हैं, तो संगठन बन ही जाता है। तो हम आपसे एक ही बात कहेंगे, बहुत मतलब एक जिम्मेवारी पूर्वक, कि जब भी आंदोलन होता है, तो उसमें आप घर के बाहर आकर ही नहीं सही, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का समय है, और टेक्नोलॉजी के समय में आप सदस्यता के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप एक अपना सहयोग दे सकते हैं। अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, इन सब से सब्सक्राइब करवाकर, शेयर कर आप अपने आप हमारे समर्थन करने का एक संकेत दे सकते हैं। क्योंकि
हर एक सब्सक्राइब आपका, हर एक शेयर और शेयर कर और सब्सक्राइब जो आप करवाएंगे, इससे एक मनोबल बढ़ेगा और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि एक नई पार्टी का गठन कर पाएंगे आपके सहयोग से। तो यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार से भी सब्सक्राइब करवाएंगे, क्योंकि अगर एक संगठन का निर्माण अभी नहीं हो पाया तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जो भी रावण का एक स्टेटमेंट है जो महादेव से कहता है कि हे महादेव, ये शक्ति मैंने तपस्या से इकट्ठा की है और इन शक्तियों पे हमें अहंकार होगा ही, तो और ये अहंकार उसको हमें करने का पूर्ण अधिकार है, ऐसा रावण कहता है। और उस अहंकार में वह माता सीता का हरण कर लेता है। जबकि आज के सिनेरियो के, आज के कंडीशन के हिसाब से आप देखेंगे कि रावण की जात जो स्वर्ण कैटेगरी कहते हैं, उसी स्वर्ण कैटेगरी में रावण भी था और राम जी भी थे। तो हम ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि जो अत्याचारी होते हैं, जो अधर्मी होते हैं, वो शक्ति के मद में मदान्ध होकर वो अपनी जाति को भी नहीं देखते हैं, वो अपनी कैटेगरी को भी नहीं देखते हैं। उनका एक ही नेचर होता है, अधर्म, और वो अधर्म किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में जो भारत की सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, उसके पीछे हमेशा ऐसा कहा जाता है कि एक पार्टी है, जिसके एक संगठन है जो जिसका हाथ इसके मतलब इस सरकार के पीछे है। उस पर बार बार यह इल्जाम लगता आया है कि ये पार्टी ही सब कुछ निर्णय लेती है, मतलब ये संगठन ही सब कुछ निर्णय लेती है वर्तमान सरकार का, ऐसा इल्जाम लगता है। इसमें कितनी सच्चाई है हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उस संगठन का एक खास बात है कि वह शुरुआत में कह रही थी कि हम राष्ट्रवादी संस्था है, उसके बाद उस पर टैग लगा कि ये हिंदुत्ववादी संस्था है, उसके बाद उसके समर्थित जो सदस्य है, जो महत्वपूर्ण पदों पे है, वो कहते हैं कि हम ओबीसी माँ का बेटा है। उसके बाद इस पे टैग लगा कि यह सवर्णों की पार्टी है, फिर इस पे टैग लग रहा है कि अब सवर्णों में भी एक जाति की पार्टी है। उसके बाद वो दिन दूर नहीं है कि यह सुनने को मिलेगा कि उस एक जाति के ही कुछ चंद पावरफुल लोगों की ही वो पार्टी रह गई, और इसको समय रहते अगर न रोका गया तो वही रावण जो ब्राह्मण था, महर्षि कुलस्थ का वंशज था, वो भी ज्यादा शक्ति पाकर अहंकारी हो गया। तो उतना बड़ा विद्वान जब अहंकारी हो सकता है, तो फिर बाकी एक साधारण इंसान से आप क्या कल्पना कर सकते हैं। तो यह पॉलिटिकल पावर भी एक समय पे तानाशाही न करने लगे, मतलब जुल्म न करने लगे, तो इसके लिए समय रहते एक नए राजनीतिक चेतना का उदय होना चाहिए, और यह उदय युवा वर्ग को अपने कंधों पे ही लेना चाहिए। उन्हें यह ना सोचना चाहिए कि हम अकेले के प्रयास से क्या होगा। आप करोड़ों लोग जब अकेले अकेले सोच लेंगे कि मेरे अकेले से क्या होगा, तो फिर कोई संगठन का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। यही चीज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, अगर ये लोग सोच लिए होते तो फिर वो ना आगे निकलते और न उन्हें समर्थन मिलता। भारत की एक खास बात है कि यहाँ नेतृत्व जो भी एक आगे से बढ़कर नेतृत्व जो है वो बहुत कम लोग करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं उनको यहाँ की जनता का भरपूर समर्थन भी मिलता है। ये अच्छी बात है, देर से ही मिलता है लेकिन मिलता है। तो वर्तमान सरकार इतना ओवर कॉन्फिडेंस में है कि वो वैकेंसी दे नहीं रही है, दे रही है तो उसको पंचवर्षीय योजना में ले जा रही है, पंचवर्षीय योजना में ले जा रही है ज़्यादातर वैकेंसी को, और उसमें भी असंतोष जाहिर हो जा रहा है विद्यार्थी द्वारा। तो कोई भी देश जो इतिहास को पढ़ाता है, वह देश अगर एक नई सरकार के अत्याचार या फिर जो भी कह लीजिए उसके कुछ कमियां को देखते हुए अगर एक नए विचारधारा को, नए राजनीतिक विचारधारा को अगर जन्म नहीं दे पा रहा है, तो यह किसी भी देश के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि नए राजनीतिक विचारधारा का जो देश जन्म नहीं दे पाया, अत्याचार से मतलब गलत से लड़ने, मतलब एक सरकार से के रूप में नए विकल्प को खोजने के लिए, तो फिर उस
देश में इतिहास पढ़ाने का कोई महत्व ही नहीं रह जाता और बदलाव हमेशा युवा वर्ग को अपने कंधों पे ही लेना चाहिए, क्योंकि ये देश अभी आप इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि दिल बेचारा का ट्रेलर आया था आज से कुछ वर्षों पहले। सुशांत सिंह राजपूत के हम भी प्रशंसक थे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी थे। तो हम लोग भी एक भारतीय होने के नाते सुशांत सिंह राजपूत का अच्छा प्रशंसक रहे। और कहा जाता है कि व्यक्ति जब इस दुनिया में ना होता तो उसकी अच्छाई और बाहर आ जाती है। तो जब सुशांत सिंह का हत्या फिर आत्महत्या जो भी कह लीजिए, वो आप अपने अपने ऊपर है, ये सब अभी जांच के अधीन है, तो उस पर क्लियर कुछ बोल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हत्या आत्महत्या जो भी कह लीजिए, उनके देहांत के बाद लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा ही उमड़ कर सामने आया और उसका नतीजा ये निकला कि दिल बेचारा का जब ट्रेलर आया तो उस समय 24 घंटा में ही मिलियंस में लाइक मिला। और जो लोग सुशांत सिंह के हत्या या फिर आत्महत्या जो भी कह लीजिए, उसमें जिनका निगेटिव भूमिका था, उनसे जुड़े हुए लोगों का जब ट्रेलर आया तो उस ट्रेलर को 24 घंटा में ही मिलियंस में डिसलाइक मिल गया। तो ये लाइक और डिसलाइक करने वाले लोग कौन हैं? ये सभी, इसमें से ज़्यादातर युवा ही हैं, क्योंकि 24 घंटे में कुछ मिलियंस लाइक दे देना दिल बेचारा को, और 24 घंटे में ही उसके सुशांत सिंह के हत्या में जिनका निगेटिव हत्या आत्महत्या जो भी कह लीजिए उसमें जिसका निगेटिव रोल आया, उसको एक 24 घंटे में ही मिलियंस में डिसलाइक मिल गया। तो ये दिखाता है कि यहाँ का युवा वर्ग बहुत ही चौकन्ना है, बहुत ही जागरूक है। तो फिर ये जागरूकता एक मूवी के लिए ही क्यों? मूवी के लिए है, बहुत अच्छी बात है। तो आप कोई नया राजनीतिक विकल्प, कोई ना कोई तो इस देश का युवा ही उस विकल्प के लिए आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस देश में तो ज़्यादातर माता पिता चाहते नहीं है कि उनका बच्चा राजनीतिक में जाए। अगर कोई राजनीतिक में आ रहा है तो जो युवा, तो उसको भरपूर समर्थन दीजिए, आप जितना दे सकते हैं उतना दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रैली में जाइए, जहाँ आप हैं वहीं से समर्थन दीजिए, एक सब्सक्राइब कर कर, अपने रिश्तेदार और दोस्तों से सब्सक्राइब करवा कर, क्योंकि जो युवा 24 घंटों में मिलियंस में लाइक दे सकता है दिल बेचारा को, और उसके मतलब अपोजिट जो जिनके प्रति रोष व्यक्त किए उनको 24 घंटा में मिलियंस में डिसलाइक दे सकता है, तो एक नए राजनीतिक चेतना का जब भी उदय हो रहा है, कोई युवा राजनीतिक चेतना का उदय करना चाह रहा है, तो उस पार्टी के चैनल को मतलब सब्सक्राइब के रूप में मिलियंस में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है? आप एफर्ट तो डालिए। लेकिन आप यह सोचेंगे कि अरे हम नहीं भी करेंगे तो बाकी लोग तो करिए देगा, तो जब सब इसी तरह सोच लेगा तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मिलियंस में वो चीज़ आएगा। कभी भी असंभव जैसा काम है ये। तो हमें अपने अपने कर्तव्य को समझना चाहिए, हमें अपने अपने कर्तव्य को ठीक से पहचानना चाहिए और अपना दायित्व पूरा करना चाहिए। इससे हमेशा आप अपने खुद को समझिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, इन सबको समझाइए कि सरकार की क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या-क्या कमियाँ हैं। क्योंकि अगर हमें जो सुनने वाले लोग अगर युवा हैं तो ठीक है, अगर युवा से अलग भी हैं, कोई भी माता-पिता, आपको इस बात का अगर चिंता है कि बीजेपी नहीं रहेगी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, आप हिंदू मुस्लिम क्या कर रहे हैं? क्योंकि हिंदू तो कोई मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों एक राजनीतिक शब्द है, क्योंकि असली शब्द तो ये है कि सनातन। आप नारायण जब भी श्री हरि नारायण जब भी त्रेता में जब राम अवतार में आए थे, तो उन्होंने राम को कभी नहीं कहा कि हे रावण, हम तुमको मृत्यु दंड देकर हम तुमको मतलब
आम जनता को मतलब मतलब उन पापों से मुक्त कराएंगे। उसमें उन्होंने एक शब्द यूज किया कि हम मतलब मानवता को तुम्हारे पापों से मुक्त कराएंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम हिंदुओं को तुम्हारे पापों से मुक्त कराएंगे। और यही चीज राम जी ने भी किया। राम जी भी मतलब यही चीज कृष्ण जी ने भी महाभारत में कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये दुर्योधन तुम्हारा शत्रु है, हमारा शत्रु है, समस्त मानवता का शत्रु है, इसीलिए इनका वध करो। तो उन्होंने भी कहा कि मानवता का शत्रु है। तो आप इस बात को समझिए कि रावण भी हिंदू था और राम जी भी हिंदू थे, और दुर्योधन भी हिंदू था और अर्जुन भी हिंदू थे। तो हिंदू से तो कोई मतलब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे मतलब रावण भी तो हिंदू था, तो फिर वो क्या अत्याचारी नहीं था? और उसके बाद दुर्योधन हिंदू था, तो क्या वो अत्याचारी नहीं था? तो इस बात को आप समझिए। और हिंदू राष्ट्र नहीं, एक सनातनी के रूप में भारतीय संस्कृति का सम्मान कीजिए। और मतलब ब्राह्मण का देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, जो भी मत देखिए, कोई भी ब्राह्मण जो अगर रावण है तो उसका सम्मान बिल्कुल ही ना कीजिए। लेकिन जो ब्राह्मण आपको वेदों का अध्ययन करते हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, उन ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। हाँ, एक बात अलग है कि कोई भी ब्राह्मण या कोई भी कथावाचक जो राजनीतिक पार्टी के समर्थन में भाषा बोलते हैं, तो उनका कभी भी आप समर्थन नहीं कीजिए, क्योंकि हाँ, वो जातिवादी हो सकते हैं। लेकिन आपको मैं फिर वही कह रहा हूँ कि रावण भी ब्राह्मण था और मतलब राम जी भी क्षत्रिय थे, जिनको आज सवर्ण कैटेगरी कहा जाता है। लेकिन रावण मतलब अहंकारवश उसी सवर्ण कैटेगरी के लोगों के साथ अत्याचार किया। इसीलिए जो अधर्मी होते हैं, विधर्मी होते हैं, उनका मतलब नैतिकता होता ही नहीं, वो किसी के साथ भी अन्याय कर सकते हैं, स्वजातीय के साथ भी, दूसरे जात के साथ भी। तो अन्याय का हमेशा विरोध कीजिए। और जब भी नए राजनीतिक चेतना का उदय हो रहा है, तो यही देश का जो युवा है वो मतलब जो मिलियंस में किसी ट्रेलर को लाइक देते हैं और उसके अपोजिट विरोध में किसी ट्रेलर को डिसलाइक देते हैं, उनका ये भी कर्तव्य बनता है कि जब कोई युवा राजनीतिक में आ रहा है तो उनको मतलब समर्थन दे। और इसी मतलब, क्योंकि अगर आप समर्थन नहीं देंगे तो एक समय के बाद जब यही सत्ता में बैठे हुए लोग महत्वपूर्ण पदों पे अपना जब अधिकारी या फिर जो भी अपना लोग कह लीजिए नियुक्त अगर करने में सफल रहे, तो फिर यही तानाशाही धीरे धीरे बढ़ जाएगी और आपका सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। आप लाख प्रयत्न कर लेंगे, नीचे से ऊपर तक उसके ही लोग बैठे होंगे और आप इसी व्यवस्था को गुलामी कहा जाएगा। तो हम आपसे ये बात बोल रहे हैं कि आप ये ना सोचिए कि अगर हम लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हम लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बाकी सब लोग तो करवा ही देगा, और यही माइंडसेट सब करोड़ों लोगों का हो जाएगा तो कोई भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप अपना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों से लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। और मतलब इसी तरह करोड़ों लोग करेंगे तो एक राजनीतिक पार्टी का, नई राजनीतिक चेतना का नवनिर्माण होगा। और हम आपसे फिर वही वादा करते हैं कि ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे काम किया जाएगा, वो मैनिफेस्टो हम लोग जारी करेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहला प्राथमिकता एक बात का होगा कि हम युवाओं के समर्थन से राजनीति में आए हैं और युवाओं के लिए सबसे पहला काम करेंगे कि हमारी पार्टी का जो होगा काम कि जो भी राजनीतिक में अप्स एंड डाउन्स तो जो भी आते रहते हैं, लेकिन युवाओं के लिए जो सबसे पहला काम होगा कि उसके वैकेंसी सिस्टम को, सरकारी नौकरी वाले सिस्टम को एकदम दुरुस्त किया जाएगा। एक तय समय पे एग्ज़ाम होगा और उसके बाद मतलब निष्पक्ष होगा, जिस पे कोई संदेह प्रकट नहीं किया जाएगा और उसको जिम्मेवारी पूर्वक पूरी तरीके से ठीक किया जाएगा। और आप अपने लोगों को आप जितना समझा सकते हैं उतना समझाइए कि नए राजनीतिक चेतना का उदय कीजिए, क्योंकि अगर समय रहते अगर आप नए राजनीतिक चेतना का उदय नहीं करेंगे तो वही होगा कि धीरे धीरे सत्ता में बैठे लोग तानाशाह के रूप में भी काम करेंगे। तो उस तानाशाही से बचने के लिए आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और यह ना सोचिए कि यह व्यक्ति अपने फायदे के लिए बात कर रहा है। देखिए,
किसी भी व्यक्ति को जब उसका अपना फायदा जब तक नहीं दिखेगा तो वह उस क्यों काम करना चाहेगा। आप भी पढ़ाई तब कर रहे हैं कि जब आपको जॉब मिलेगा। उसी तरह कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको ये होता है कि शाम में हमें मजदूरी मिलेगा। कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है कि शाम में प्रॉफिट मिलेगा। तो कोई अगर पॉलिटिक्स कर रहा है तो चाहेगा ही कि वह उसको पोस्ट और पावर प्राप्त हो। तो पोस्ट और पावर हर कोई चाहता है, तभी तो वह मतलब उसका वो मोटिवेशन का वो माध्यम होता है। तो अगर पावर ही नहीं रहेगा तो कोई काम कैसे करेगा। तो आप ये ना सोचिए मेरे फायदे के बारे में, क्योंकि राजनीतिक पदों पे जब आप मतलब हमें या फिर हमारे पार्टी के लोगों को आप नहीं बैठाएंगे, आने वाले कोई ना कोई लोग तो बैठेंगे ही। जब उससे अच्छा है कि एक नए राजनीतिक चेतना का भी उदय हो और वो लोग बैठे, जब वो अच्छा काम ना करे तो उसको भी साइड कीजिए। क्योंकि अपना राजनीतिक चेतना का परिचय दीजिए। सत्ता परिवर्तन जो अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको अगर परिवर्तित नहीं कीजिएगा तो ये मान लेंगे कि यह समाज एक सुस्त समाज है, एक डेड समाज है। ज़्यादातर लोग डेड समाज के रूप में हैं, इसीलिए वो मनमानी करेंगे ही। तो अपने राजनीतिक चेतना का परिचय दीजिए। जिस तरह दिल बेचारा को मिलियंस में लाइक दिए, मतलब, और उसके बाद उसके अपोजिट में जो हैं उनको आप मिलियंस में डिसलाइक भी दिए। तो मतलब उसी मतलब जागरूकता का परिचय दीजिए। और हम अपने परिवार और अपने रिलेटिव के प्रोटोकॉल्स को तोड़कर और अपने समाज का विरोध सहकर अगर हम राजनीतिक में आना चाह रहे हैं, हम राजनीतिक पार्टी गठित करना चाह रहे हैं, गलत के खिलाफ अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो आप हमें समर्थन दीजिए। यह न सोचिए कि ये अपने हित की बात कर रहा है। सब अपने ही हित की बात मतलब जो थोड़ा-थोड़ा करता है तभी उसको मोटिवेशन मिलता है। और हम जब अब किसी पोस्ट पे कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका कुछ न कुछ लक्ष्य होता ही है। लेकिन आप पॉलिटिकल सीट पे कोई न कोई हमेशा से बैठता है और बैठता रहेगा। तो आप परिवर्तन करके बैठाइए कि आपके लिए भी वो अच्छा काम कर सके। इसके साथ ही आपको एक जो महत्वपूर्ण बातों पे जो ध्यान खींचना चाह रहे हैं कि हमेशा देश जो होता है, देश हमेशा देश के लिए राजा होता है, न कि राजा के लिए देश होता है। तो अभी भी इस देश में कुछ कंपनियां हैं जो सत्ता के साथ साठगांठ करके मनमानी पे उतर आई है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी मनमानी पे ही उतरी थी व्यवसाय के माध्यम से। तो ऐसा फिर न दिन देखना पड़े तो आप अपना एक नए राजनीतिक चेतना का उदय कीजिए। क्योंकि अगर आप लड़ नहीं सकते हैं तो जो लड़ रहा है, जो बोल रहा है, उसको आप समर्थन दीजिए। इसीलिए आप अपना सब्सक्राइब बटन दबाइए, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों से सब्सक्राइब बटन दबाइए। यह न सोचिए कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, हम नहीं करेंगे तो बाकी लोग कर देगा, तो सब ऐसा ही करोड़ों लोग सोच लेगा तो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये जागरूकता अभियान आगे नहीं बढ़ पाएगा, संगठन का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप अपना लाइक और सब्सक्राइब दीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। तो करोड़ों लोग ऐसा ही करेंगे तो एकदम संगठन का निर्माण हो सकेगा और एक नए राजनीतिक चेतना का उदय होगा। और यह न सोचिए कि यह असंभव है, क्योंकि मुगल को भी लोग मान के चल रहे थे कि हटाना संभव नहीं है, लेकिन मुगल भी हटे। अंग्रेज को लोग समझ रहे थे कि हटाना संभव नहीं है, अंग्रेज भी हटे। कांग्रेस को लोग समझ रहे थे हटाना संभव नहीं है, कांग्रेस भी हटा। और मतलब बीजेपी को लोग इसी तरह सोच रहे हैं हटाना संभव नहीं है, बीजेपी भी हटेगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र के नाम पे भ्रमित न होइए, क्योंकि राम जी ने कभी नहीं कहा कि हे रावण, हम तुमको मारकर हिंदुओं को तुम्हारे अत्याचार से मुक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि समस्त मानव जाति को तुम्हारे अत्याचार से मुक्त करेंगे। और कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, ये जो मतलब सामने जो शत्रु है इनका वध करो, क्योंकि ये तुम्हारा शत्रु है, हमारा शत्रु है, मानवता का शत्रु है। दोनों ने जो भी नारायण के अंशावतार हैं, ये इन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं को अत्याचार से मुक्त करो, क्योंकि हिंदू शब्द और मुस्लिम शब्द एक राजनीतिक शब्द है। आप इनसे बाहर निकलिए, क्योंकि अगर इतना ही हिंदू हिंदू अगर कर रहे हैं तो फिर आप सोफिया कुरैशी जो अभी युद्ध में जो जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, खान सर और एपीजे अब्दुल कलाम, इन सबको आप कैसे सिर्फ मुस्लिम कहकर आप बोलेंगे कि आप हिंदू नहीं हो, मुस्लिम कहकर आप उन्हीं को इग्नोर करेंगे।
नहीं ना कर सकते हैं। तो इसीलिए पता चले कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू मुस्लिम करते करते एक इस देश में एक संस्था है जो अपने आप को कभी राष्ट्रवादी संस्था कहती थी, उसके बाद उस पर टैग लगा कि वो हिंदुत्ववादी संस्था है, उसके बाद उस पर टैग उसके नेता बोले हम ओबीसी माँ का बेटा है, फिर उस पर टैग लगा कि वह सवर्णों की पार्टी है, उसके बाद अब सवर्ण लोग कह रहे हैं कि नहीं सवर्णों में भी एक जाति की पार्टी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब ये सुनने को मिलेगा कि उस जाति में ही चंद पैसे वाले चंद पावरफुल लोगों की वो पार्टी रह गई है। और ऐसे में जब वो चंद लोग जब पावर में आएंगे तो आपको फिर वही बात है कि पावर में आने के बाद वो अत्याचार करेंगे। और ये मत सोचिए कि देखिए ये बात सच है और हम आपके बात से चलिए थोड़ा देर के लिए इस बात के लिए हम सहमत भी हो जाते हैं कि मोदी जी के पास न तो परिवार है न उसके कोई वंश है आगे, तो वो करप्शन नहीं करेंगे, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। उसके बाद योगी जी के पास परिवार अपना नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो वो करप्शन नहीं करेंगे क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता नहीं है। वो करेंगे तो किसके लिए करेंगे, चलो इसको थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। लेकिन उसके बैठे जो उसके नीचे जो बैठे हुए लोग हैं वो तो करप्शन करते हैं, कर सकते हैं या करने की संभावना है। उनमें से ज्यादातर लोग जो करप्शन करने की संभावना तो है उन सब में, तो उन लोगों को तो पैसों की आवश्यकता है। तो इन लोगों के सिर्फ सामने रखकर और नीचे से ही जब सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया जाएगा तो फिर आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तो इसीलिए जब भी गलत हो रहा है तो उस गलत का विरोध कीजिए, क्योंकि अगर आप गलत का विरोध नहीं करेंगे तो धीरे 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 वो अन्याय बढ़ता चला जाएगा और इसी का नाम गुलामी है। क्योंकि अंग्रेज भी ऐसा ही धीरे 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 कानून बनाकर पुलिस बल प्रयोग कर कर जनता पे अत्याचार किया, भारत की जनता पे, और इसको अपने अधीन कर लिया। उसी तरह वर्तमान जो राजनीतिक पार्टी है वो भी उसके भी गलती पे आप लोग यह सोच के सोचते कि अकेले के करने से क्या होगा। तो आप अकेले के करने से आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो जो आगे कर रहा है उसको आप समर्थन दीजिए। यह ना सोचिए कि क्रांति कितना बड़ा होगा, अपना समर्थन दीजिए। धीरे धीरे करोड़ों लोग अपना समर्थन देंगे और मतलब एक नए राजनीतिक चेतना का उदय होगा। और राष्ट्र के लिए जब वो भी राजनीतिक चेतना अगर अच्छी करे तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी करे तो फिर उसको भी बदलने के लिए एक नए बदलाव की ओर देखिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।